प्यारे साथियों नमस्कार। हिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हो इसमें ये रामबाण की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। अब बात हो रही है भारतीय ट्रेड यूनियन की, तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में एन.एम. जोशी ने किया था। याद रखिएगा कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है 1920 में एन.एम. जोशी के द्वारा, तथा ये पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। जबकि उपाध्यक्ष कहीं आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा उपाध्यक्ष जोसेफ बैपिस्टा जी थे। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी निर्वाचित हुए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 1938 में जो हुआ था ये हुआ था हरिपुरा में अधिवेशन। जस्ट इसके एक साल बाद 1939 में त्रिपुरा में जो अधिवेशन हुआ उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन गांधी जी जो अपने कैंडिडेट को उठाए थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, और इस थोड़ा बहुत मतभेद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस त्रिपुरा अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया। और इस अधिवेशन की जो 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। बात है 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, और उसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। बात आ रही है यहाँ पर मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर के दिन हुआ था ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। इसके मुस्लिम लीग के जो संस्थापक है समीउल्लाह खां जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में पूछा है सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। और ये भी किसी से लिया हुआ वर्ड है सर्वोदय, महात्मा गांधी जी ने भी लिया। और ये रसिकन की पुस्तक है, एक अंग्रेजी राइटर है रसिकन, उनकी पुस्तक है अनटू द लास्ट, इसी से महात्मा गांधी ने लिया था। ठीक है, और सर्वोदय का मतलब होता है सभी का उदय, और रसिकन की पुस्तक अनटू द लास्ट का मतलब होता है अंत में बैठने वाले लोगों को भी। इसी से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द लिया था और प्रयोग किया था भारत में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक कौन चला? तो इन सभी में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला, और इसी को जो है मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। इसमें मेनली सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, इसीलिए मिंटो को जो है भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब मिलान करना है सही युग में। पहला दिया है 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपको 1775 से 82 में लड़ा गया था। और ये जो है सूरत की संधि से स्टार्ट हुआ था और सलबाई की संधि से समाप्ति हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध, तो ये बिल्कुल सही है। 90 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ है, और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी में हुई है। 24 से 26 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, तो ये भी सही है। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध होता है, और इसी में यांडब्बू की संधि होती है। इस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड एमहर्स्ट जी थे। और 45 से 46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये गलत है, क्योंकि ये 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, जबकि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होता है ये होता है 1849 से 50 के बीच में।
ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। और यही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में दिलीप सिंह ने कोहिनूर व्हीलर लेकर ब्रिटिश राजमुकुट के ताज में लगा दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो 2 और 3 सही है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 2 और 3, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सभी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो एक बार ज़रूर शेयर कर दे अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेरा का युद्ध कब हुआ था, तो खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। और खेरा का युद्ध किसके किसके बीच, तो साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और याद रखिएगा, खेरा का युद्ध 1707 में होता है। और पाल खेरा, एक और याद रखिए, कन्फ्यूजन हो जाता है लड़कों को। पाल खेरा का युद्ध पूछे तो ये याद रखिएगा 1728 में हुआ था। खेरा का युद्ध 1707, जबकि पाल खेरा का युद्ध 1728 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर की भी बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है इसी चैनल पे, नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए उसको भी। साइंस की भी चल रही है, साइंस भी अभी अब तक आपने नहीं देखा तो देखिए, आपके एग्जाम में बहुत लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शाहजहाँनामा के लेखक, तो शाहजहाँनामा के लेखक कौन है, तो इनायत खां है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि, कौन सा कवि थे, संस्कृत कवि, वशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र, दोनों का नाम याद रखिएगा। वशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र दोनों संस्कृत कवि थे। किसके काल में रहते, किस मुगल शासक के काल में रहते थे, तो ये दोनों जो है शाहजहाँ के काल में रहते थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, तो इन सभी में कौन सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, तो कबीर दास इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि कबीर दास निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। कबीर दास निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। अब बात आ रही है सभी की, तो याद रखिएगा कबीर दास का जो जन्म है ये 1398 ईस्वी में, कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है कि कौन पहले है कब बाद में है, तो आप आज ही इसको याद रख लीजिएगा। 1398 में बनारसी में कबीर दास का जन्म होता है। और कबीर दास जो अपनी कीर्ति है बीजक में लिखते हैं। बीजक उनकी पुस्तक का नाम है। तुलसीदास की बात करते हैं तो तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी में यूपी में होता है। ठीक है, और तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं। सूरदास 1478 ईस्वी में, ये भी यूपी से ही संबंधित है। और इन्होंने सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सभी की रचना की है। चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल से संबंधित है। और इनकी जो जन्म डेट है ये याद रखिएगा 1486। तो अगर इसको लाइन से मिलान करने के लिए भी दे तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले कबीरदास जी आएंगे, उसके बाद सूरदास जी आएंगे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु और तब तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो देवल जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ये सल्तनत काल में प्रसिद्ध था। और ये देवल जो है ये पड़ता है आपको कराची में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दी थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा जो है एडवर्ड थॉमस ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा इसीलिए दी थी क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने कई मौद्रिक प्रयोग अपने काल में किया था, जिसके चलते एडवर्ड थॉमस जो एक इतिहासकार है इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा है। एक और चीज़ याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक जैन साधु को अपने दरबार में सम्मान किया था जिसका नाम है जीन प्रभु। ये एक जैन साधु है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सीमुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था। तो सीमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। और सातवाहन वंश दक्षिण की एक वंश है। और सातवाहन वंश जो है ये कन्नौ वंश के जो राजा थे सुशर्मा, उसका वध करके सीमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और ये कन्नौ वंश का अंतिम शासक हो जाएंगे सुशर्मा, जबकि कन्नौ वंश का प्रथम शासक कौन था, तो ये भी याद रखिएगा वासुदेव थे, जिसने कन्नौ वंश की स्थापना की थी। और इसी के अंतिम शासक सुशर्मा को मारकर सातवाहन वंश की स्थापना सीमुक करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। तो उदयगिरी गुहा अभिलेख प्रभावती देवी, ये गलत है, क्योंकि उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है ये संबंधित है चंद्रगुप्त सेकंड से। ठीक है, मंदसौर अभिलेख समुद्रगुप्त, ये भी गलत है, क्योंकि मंदसौर अभिलेख जो है ये संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन से। ठीक है, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। एहोल अभिलेख भानुगुप्त, ये भी गलत है, क्योंकि एहोल अभिलेख जो संबंधित है ये है पुलकेशिन द्वितीय से। तो राइट आंसर सभी सुमेलित नहीं है, डी हो जाएगा। इसके साथ ही याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, तथा एरन अभिलेख जो है ये भानुगुप्त से संबंधित है, एरन अभिलेख। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये सभी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इति संघ भारत की यात्रा पर कब आया। तो इति संघ भारत की यात्रा पर 7वीं शताब्दी में आया, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और इसने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन अपने यहाँ यानी चीन में जाकर किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है किसने बनवाया। तो तंजौर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया, जो कि एक चोल वंशीय राजा थे। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। और ये राजराजेश्वर मंदिर को एक शिव मंदिर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इनमें से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार जो है ज्ञान को मुक्ति का मार्ग बताया गया। राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अद्वैत के जनक जो है शंकराचार्य जी थे। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जबकि जो भक्ति है यानी इसका जो ऑप्शन 4 है, तो ये भक्ति मार्ग जो बताया था वो विशिष्टा दर्शन के द्वारा बताया गया था कि भक्ति मार्ग ही मोक्ष का साधन है। और विशिष्टा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो रामानुजाचार्य जी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में बैताल भट्ट शामिल थे, बिल्कुल सही। कालिदास भी शामिल थे, धन्वंतरी भी शामिल थे, पतंजलि शामिल नहीं थे। आपको बता दें कि पतंजलि जो है ये शुग वंश के पुष्मित शुग के दरबार में रहते थे। और शुग वंश की जो राजधानी थी ये विदिशा थी, ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी बैताल भट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, घटपर्ग, शंकु, छनपक, वारामिहिर, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ। तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ 1922 में हुआ, गया में। ठीक है, और इस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि रीडिंग जी का जो कार्यकाल था वो 1921 से 26 ईस्वी तक था। और इसी के काल में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन बिहार में हुआ, गया में। साथ में एक और चीज़ याद रखिएगा, इन्हीं के काल में मोपला विद्रोह हुआ 1921 में केरल में। इन्हीं के काल में चौरी चौरा घटना हुआ। इन्हीं के काल में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। सभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दें, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इनका कार्यकाल जो है
1916 से 21 तक है और इन्हीं के काल में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। पूना में डीके कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के काल में होती है। बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की, तो ये भी इम्पोर्टेंट काल इनमें भी बहुत 1910 से 16 तक ही रहे हैं और इनके काल में जो है राजधानी जो है आपको मालूम होगा कि कोलकाता पहले थी, उसके बाद दिल्ली आई इन्हीं के काल में 12 दिसंबर 1911 को। साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इन्हीं के काल में स्टार्ट हुआ था। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिलान करना है, देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, मिलान करना है। फकीर विद्रोह 76 से 77, मजनून शाह एवं चिराग अली, बिल्कुल सही है। फकीर विद्रोह जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ था 1776-77 में, इसके जो कार्यकर्ता थे मेन मजनून शाह और चिराग अली थे। दूसरा देख रहे हैं भील विद्रोह 1825 से 31 में हुआ था, सेवाराम बिल्कुल सही संबंधित है, ये जो है महाराष्ट्र में हुआ था भील विद्रोह। चुहार विद्रोह दुर्जन सिंह, ये भी सही है। और आपको बता दें कि चुहार जो विद्रोह है ये आपको झारखंड, एक चुहार विद्रोह भी वेस्ट बंगाल में हुआ है और चेरी विद्रोह ये कि भूषण सिंह कार्यकर्ता थे और ये झारखंड में हुआ था। राइट आंसर सभी सुमेलित है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, 1 2 3 4, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पढ़ते हैं कथन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये बिल्कुल सही है। कपास के उत्पादन ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के द्वारा ही हुआ था। तो राइट ए देख सही है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये गलत है क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी। तीसरा देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुत्ता, बिल्ली और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे, तो ये भी गलत है। कुत्ता और बिल्ली को नहीं, इस सभ्यता के लोग जनरली जो है बकरी, भेड़, एक सींग वाले जो बैल है उसको बहुत बड़े पैमाने पर पालते थे। और यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे, ये गलत है। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, बाजरा ये सभी की खेती करते थे, केवल चावल नहीं होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जैन धर्म में 3 रत्न में कौन कौन शामिल है। तो जैन धर्म में 3 रत्न जो है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों शामिल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सम्यक दर्शन का ही मतलब सही विश्वास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। एक कभी कभी 23वां पूछ लेता है, तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो चोल अभिलेखों के अनुसार जो है जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पलिच्छादम कहा जाता था। राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रह्मदेव भूमि जो है ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। शाला भोग स्कूल और कॉलेजों के निर्माण के लिए जो दान में दी जाने वाली भूमि होती थी उसको शाला भोग कहा जाता था। सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इस पुस्तक से मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट जानकारी हमको मिलती है और चंद्रगुप्त मौर्य को इस पुस्तक में ब्रिसल यानी कुलहीन बताया गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। और विशाखदत्त जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसका हिंदी में अनुवाद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो ये शेरशाह सूरी के काल में हुआ मुद्रा रुपया
मुद्रित जो हुआ शेरशाह सूरी के काल में, और ये जो है चांदी का होता था, 178 ग्रेन का होता था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वैध प्रारंभ हुआ। तो मुगलों और मराठों के बीच द्वैध जो है औरंगजेब के काल से प्रारंभ हुआ है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि 1665 ईस्वी में जो पुरंदर का युद्ध हुआ शिवाजी और अंग्रेज सेनापति जय सिंह के द्वारा, और उसी के बाद जो है इन दोनों के बीच द्वैध प्रारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का पिता जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। और इसी लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में जो है सबसे पहले नियमित जनगणना शुरुआत हुई और करने की शुरुआत हुई, और प्रत्येक 10 वर्षों पर अब नियमित जनगणना होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय है 1856 ईस्वी में हुआ। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, और इस समय काल लॉर्ड डलहौजी का था। उसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप यानी राज हड़प नीति के द्वारा जो है 1856 में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया, और इस समय यहाँ पे जो नवाब था वो वाजिद अली शाह था। इम्पोर्टेंट याद है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 उसके विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब यहाँ पे बंगाल विभाजन आया है तो कुछ डेट याद रखिएगा। देखिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक हुई और उसी में स्वदेशी आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। और 16 अक्टूबर, ये तीनों डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है, हिंदू बहुल क्षेत्र और मुस्लिम बहुल क्षेत्र। तो ये तीनों डेट याद रखिएगा। 20 को घोषणा होती है, 7 को स्वदेशी आंदोलन यानी 7 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ये इसकी जो भारतीय राजनेता थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया, और 16 अक्टूबर को ये बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। कल फिर एक नए वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।